तो आज हम एक ऐसे सिनेरियो की गहराई में उतरने वाले हैं जो सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन दरअसल ये आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल रियलिटी बन चुका है। हाँ, और ये रियलिटी ऐसी है जो मतलब किसी को भी बेचैन कर दे। बिल्कुल। जरा सोचिए, खाड़ी के देशों में अचानक पीने के पानी की सप्लाई रुक जाए, नल सूख जाएं और अस्पतालों की बिजली गुल हो जाए। और सबसे बड़ी बात, ये किसी अर्थक्वेक या सुनामी की वजह से नहीं होगा। सही कहा, ये किसी नेचुरल डिजास्टर का नतीजा नहीं होगा। हाँ, ये होगा सिर्फ 48 आवर्स के एक डिप्लोमेटिक अल्टीमेटम का नतीजा। तो आज इस डीप डाइव में हम पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट में तेजी से बढ़ते उस तनाव का विश्लेषण करेंगे जो अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। बिल्कुल। और जो सोर्सेज आज हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं वो चाहे लेफ्ट विंग अप्रोच वाले हों या राइट विंग थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हों, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि आखिर फैक्ट्स क्या हैं। और सभी सोर्सेज एक ही बात पर सहमत है कि अब ये लड़ाई शैडो वॉरफेयर से बाहर आ चुकी है। शैडो वॉरफेयर से बाहर मतलब पहले जो लड़ाई प्रॉक्सीज के जरिए छुपकर होती थी ना, वो अब खुलेआम सिटीजन्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकियों तक पहुंच चुकी है। सही। और इस पूरी चर्चा का हमारा जो मेन गोल है वो यही समझना है कि इस अल्टीमेटम के पीछे के आर्थिक और मानवीय जोखिम आखिर हैं क्या। तो शुरुआत करते हैं उस ट्रिगर पॉइंट से जहां से ये नया बवाल शुरू हुआ। हाँ, वो ट्रिगर पॉइंट बहुत क्रूशल है। तो जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे थे उसमें साफ लिखा है कि ये विवाद तब बढ़ा जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से दुश्मनों से जुड़े जहाजों के लिए डिफैक्टो क्लोज कर दिया और साथ ही इजरायल की डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास एक मिसाइल अटैक भी किया। वही, और यही वो पॉइंट था जिसने आग में घी का काम किया। लेकिन एक सेकंड, मुझे ये डिफैक्टो क्लोजर वाला हिस्सा थोड़ा समझना है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्र में है, वहां कोई लोहे का गेट तो लगा नहीं है जैसे उन्होंने ताला मार दिया हो, तो ये बंद कैसे होता है? अच्छा सवाल है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे नैरो और सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। यहाँ से दुनिया का करोड़ों बैरल तेल हर रोज निकलता है। अब इसको बंद करने का मतलब फिजिकल दीवार खड़ी करना नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं वो लोग? होता क्या है कि ईरान ने वहां नेवल माइंस यानी समुद्री सुरंगें बिछा दी हैं और अपनी फास्ट अटैक बोट्स और एंटी शिप मिसाइल्स का एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया है। मतलब उन्होंने सिग्नल दे दिया है कि अगर दुश्मन का कोई कमर्शियल जहाज यहाँ से गुजरा तो या तो वो उसे जब्त कर लेंगे या उड़ा देंगे। अच्छा, मतलब डर का माहौल बना के रास्ता रोक दिया। बिल्कुल, इसे थ्रेट्स के थ्रू बंद करना कहते हैं। और जो आपने डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी वाले अटैक का जिक्र किया ना, वो भी एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। हाँ, क्योंकि मिसाइल सीधा फैसिलिटी पर तो गिरा नहीं था। सही पकड़ा, वो बस फैसिलिटी के बगल में गिराया गया। जियोपॉलिटिक्स में इसे सिग्नलिंग कहते हैं। मतलब ईरान ये बता रहा है कि देखो, हम चाहें तो तुम्हारी सबसे सेफ और सेंसिटिव जगह तक भी पहुंच सकते हैं। बाप रे, ये तो सीधी धमकी हुई। और इसके जवाब में ही अमेरिका की तरफ से वो रिएक्शन आया ना कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ओपन नहीं किया गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को हिट एंड ओब्लिटरेट, मतलब नास्तो नाबूद करना शुरू कर देगा। और शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। और इसके काउंटर में ईरान ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। तेहरान ने जीरो रिस्ट्रेंट की कसम खाई है। जीरो रिस्ट्रेंट मतलब अब कोई कंट्रोल नहीं? हाँ, उनका कहना है कि अगर हम पर एक भी हमला हुआ तो हम पूरे रीजन में अमेरिका की प्रॉपर्टीज और इजराइल से जुड़े जो भी एनर्जी, आईटी और डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स हैं, उन सब पर काउंटर अटैक करेंगे। पता है, इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही थी। कैसी एनालॉजी? जैसे दो खिलाड़ी शतरंज खेल रहे हो। पहले वो मोहरों से खेल रहे थे, थोड़ा शैडो वॉर टाइप। लेकिन अब अचानक एक खिलाड़ी ने बोला कि भाई अगर मैं हारा तो मैं मोहरे नहीं चलाऊंगा, मैं सीधा बोर्ड ही पलट दूंगा। और दूसरा कह रहा है कि मैं तो फिर उस कमरे में ही आग लगा दूंगा जहां हम खेल रहे हैं। वही तो, ये एनालॉजी सिचुएशन को बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। देखिए, दोनों तरफ की रेड लाइंस अब पूरी तरह से मिट चुकी हैं। दोनों अब एक दूसरे की सबसे वीक नर्व्स पर वॉर कर रहे हैं। हाँ, और ये सबसे डरावना हिस्सा इस डीप डाइव का, क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की धमकियों के बारे में सोचते हैं तो सोर्सेस सीधा एक नाम की तरफ इशारा करते हैं, बुशेयर न्यूक्लियर प्लांट। बिल्कुल, बुशेयर प्लांट इस वक्त सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। प्लांट है। अगर अमेरिका इस पर हमला करता है तो रेडिएशन और नुकसान तो सिर्फ ईरान के अंदर ही होना चाहिए ना? पड़ोसी देशों को क्या दिक्कत है इससे?
ऊपर से देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन थोड़ा भूगोल यानी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी यहाँ। बुशहर प्लांट एक्चुअली पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी के बिल्कुल तट पर बना हुआ है। अच्छा, कोस्ट पर है। हाँ, और पर्शियन गल्फ कोई खुला समुद्र नहीं है जहाँ पानी बहकर निकल जाए। ये एक क्लोज्ड लूप जैसा है। अगर वहाँ पानी में थोड़ा सा भी रेडिएशन लीक होता है तो वो बहुत तेजी से पूरी खाड़ी में घूम जाएगा। ओह, और उस खाड़ी के दूसरी तरफ तो वही ना, खाड़ी की दूसरी तरफ यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया बैठे हैं। और वहां पे पीने का पानी तो नेचुरल रिवर्स से आता नहीं है, वो सब तो डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर है। एग्जैक्टली ये देश समुद्र का पानी खींचते हैं, उसमें से नमक निकालते हैं और फिर उसे सप्लाई करते हैं। अब अगर बुशहर पर स्ट्राइक होती है और खाड़ी का पानी रेडियो एक्टिव हो जाता है तो डीसैलिनेशन प्लांट्स उस रेडिएशन को थोड़ी ना फिल्टर कर पाएंगे। सही कहा, वो प्लांट्स नमक निकाल सकते हैं, यूरेनियम नहीं। तो जैसे ही रेडिएशन डिटेक्ट होगा, इन सभी देशों को तुरंत अपने प्लांट्स के इनटेक वाल्व्स बंद करने पड़ेंगे। वेट, इनटेक वाल्व बंद करने का मतलब तो पीने के पानी की सप्लाई तुरंत रोक देना? लेकिन इन देशों के पास कोई बैकअप नहीं होता क्या? बैकअप होता है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों का। इनके पास कोई बड़े नेचुरल रिजर्व्स नहीं होते हैं। मतलब आप सोचिए, जियोपॉलिटिकल चेस गेम में एक अटैक हुआ और कुछ ही दिनों के अंदर पूरे रीजन में पीने के पानी का आकार मच जाएगा। बाप रे, ये तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब ये कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, ये तो एक पूरी इकोसिस्टम और लाखों मासूम लोगों के पानी पर सीधा स्ट्राइक हो गया। बिल्कुल, और नुकसान सिर्फ पानी तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। बात जब पावर ग्रिड्स की आती है, तब सिचुएशन और भी ज्यादा कैस्केडिंग हो जाती है। कैस्केडिंग या मतलब एक के बाद एक फैल होना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जैसे सोर्सेज बताते हैं कि ईरान अपने रीजन में बिजली उत्पादन का एक बहुत बड़ा हब है। वहाँ का प्रोडक्शन लगभग 90,000 मेगावाट से भी ऊपर है। तो अगर अमेरिका उनके ग्रिड को नष्ट करने की धमकी दे रहा है, तो इसका असर पड़ोसी देशों पर कैसे पड़ेगा? देखिए, ईरान अपनी बहुत सारी बिजली इराक, पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज और अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, मतलब ये सभी ग्रिड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे एक बहुत बड़ा हाईवे हो और वहाँ सभी गाड़ियाँ एक ही स्पीड में बहुत तेजी से चल रही हैं। अब जो सबसे आगे और सबसे बड़ा ट्रक है, यानी ईरान, अगर वो अचानक से हार्ड ब्रेक मार दे तो पीछे आने वाली सभी गाड़ियां भी एक दूसरे से टकरा जाएंगी। क्या बात है, हाईवे वाली ये एनालॉजी बहुत ही प्रिसाइज है। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे ही ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ओके, तो टेक्निकल टर्म्स में ये काम कैसे करता है? देखिए, सभी कनेक्टेड ग्रिड्स एक सेट फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, मोस्टली 50 हर्ट्ज पर। सप्लाई और डिमांड को हमेशा बैलेंस रखना पड़ता है। अब मान लीजिए अटैक की वजह से ईरान का 90,000 मेगावाट का ग्रिड अचानक से डाउन हो जाता है। तो जो सप्लाई आ रही थी वो अचानक जीरो हो जाएगी? हाँ, और फ्रीक्वेंसी अचानक ड्रॉप हो जाएगी। ऐसे में जो इराक का ग्रिड है वो सिस्टम को बचाने के लिए खुद को ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगा। सेफ्टी रिलेज ऑन हो जाएंगे ताकि मशीन्स जल ना जाएं। मतलब ईरान पर बॉम्ब गिरेगा और इराक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तुरंत ब्लैकआउट हो जाएगा? बिल्कुल, एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा। और इराक में बिजली जाने का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं है, वहाँ अस्पताल बंद हो जाएंगे, पानी के पंप रुक जाएंगे। और इसमें सबसे अजीब बात तो यह है कि इन पड़ोसी देशों का इस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यही आज के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे डार्क रियलिटी है। हम एक ऐसे इंटरकनेक्टिविटी के दौर में हैं जहां टारगेटेड स्ट्राइक या लोकल टारगेट जैसी कोई चीज टेक्निकली बची ही नहीं है। आप एक तार काटेंगे और शॉर्ट सर्किट 3 देश दूर तक होगा। और इस शॉर्ट सर्किट का असर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, इकोनॉमिकली तो हमने अभी बात ही नहीं की है। जब मैं इन रिपोर्ट्स का इकोनॉमिक सेक्शन पढ़ रहा था तो एक टर्म बार बार आ रहा था, इकोनॉमिक फोर्स मेजोर। हाँ, फोर्स मेजोर। आजकल मार्केट्स में इसी वर्ड ने सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट किया हुआ है। सही में, कतार एनर्जी, कुवैत पेट्रोलियम कॉर्प और इराक के ऑयल मिनिस्ट्री ने इस पर अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन मेरा दिमाग यहाँ थोड़ा अटक रहा है। क्या हुआ? मतलब अभी तक तो वहां किसी ने गोली तक नहीं चलाई है ना, बस 48 घंटे का अल्टीमेटम आया है। तो सिर्फ एक धमकी और आशंका के बेसिस पर इतने बड़े लेवल पर ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन कैसे रोकने लगता है? इसका सीधा सा कनेक्शन मरीन इंश्योरेंस से है। मरीन इंश्योरेंस मतलब जहाजों का बीमा? हाँ, देखिए, ग्लोबल मार्केट इस बात पर रिएक्ट नहीं करता कि आज मिसाइल चली है या नहीं। मार्केट चलता है रिस्क असेसमेंट पर। अगर हम 1980s के टैंकर वॉर के दौर को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज का बिहेवियर बिल्कुल क्लियर समझ आता है। तो क्या होता है जब ऐसे अल्टीमेटम आते हैं?
जैसे ही हॉर्मुज में अटैक की धमकी आई, लॉयड्स ऑफ लंदन जैसे जो बड़े इंश्योरेंस सिंडिकेट्स हैं, उन्होंने तुरंत उस इलाके को वॉर रिस्क जोन डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। तो इसका मतलब उन जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात डबल या ट्रिपल हो गया होगा। अरे डबल या ट्रिपल तो बहुत छोटी बात है। कई बार तो कंपनीज ऐसे वॉर जोन्स के लिए इंश्योरेंस कवर देना ही पूरी तरह से बंद कर देती हैं। कलर ही नहीं देती। बिल्कुल नहीं। अब आप सोचिए, एक ऑयल टैंकर की कीमत करोड़ों डॉलर होती है, उस पर जो तेल लादा है वो भी करोड़ों का है। क्या कोई भी शिपिंग कंपनी बिना इंश्योरेंस के इतना बड़ा रिस्क लेगी? बिल्कुल नहीं। बिना इंश्योरेंस के तो नॉर्मल गाड़ी रोड पर नहीं निकालते लोग, ये तो समुद्र में बॉम्ब के बीच जाना है। वही तो जब जहाज सेफ नहीं निकल सकते तो वो आते ही नहीं है, और यहाँ से फोर्स मजौर का चेन रिएक्शन शुरू होता है। एक मिनट, तो अगर मैं कुवैत का तेल मंत्री हूं और शिपिंग कंपनीज ने जहाज भेजने बंद कर दिए हैं, तो मैं क्या करूंगा? आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? आप अपना तेल प्रोड्यूस करके कहाँ स्टोर करेंगे? पोर्ट पर स्टोरेज की एक लिमिट होती है। जब तेल बाहर एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा, तो आपको आखिरकार अपने ऑयल वेल्स और रिफाइनरीज में प्रोडक्शन रोकना ही पड़ेगा। ओह, अब समझ आया। और तब ये मंत्रालय अपने इंटरनेशनल बायर्स को लीगली ये कहते हैं कि भाई देखो, हालात हमारे कंट्रोल से बाहर है, इसलिए हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर सकते, जिसे फोर्स मजेयर कहते हैं। एग्जैक्टली। और इसका मतलब है कि किसी ने ट्रिगर भी नहीं दबाया और ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें फूलने लगी। इसका इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया पर होगा ना। सप्लाई रुकेगी तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और फिर इन्फ्लेशन। मतलब ये आर्थिक झटके तो पूरी दुनिया को महसूस होंगे। बिल्कुल। लेकिन आर्थिक झटकों से भी ज्यादा बड़ी चिंता कुछ और है। क्या? इन सब का जियोपॉलिटिकल फॉलआउट। जो रिपोर्ट्स और सोर्सेस हम एनालाइज कर रहे हैं, वो इस पूरे संकट को 1979 के बाद का सबसे बड़ा खतरा बता रही हैं। 1979? मतलब जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, तब से लेके अब तक का सबसे बड़ा संकट? हाँ, देखिए, किसी को इस बात में डाउट नहीं है कि अमेरिका के पास ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की पूरी ताकत है। लेकिन एक्सपर्ट्स इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान की तरफ से भी इंटेंस रिटेलिएशन यानी आक्रामक जवाबी कार्रवाई होगी। और सोर्सेज में एक और चौंकाने वाली डिटेल थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ हवा से बॉम्ब गिराने का प्लान नहीं बना रहे। हाँ? बात यहां तक आ रही है कि हॉर्मुज को फोर्सफुली खुलवाने के लिए वो ग्राउंड इन्वेजन की भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब साउथ पार्स गैस फील्ड और खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए जमीन पर फौजी उतारना, ये तो गेम को पूरी तरह चेंज कर देगा। सही कहा। खार्ग आइलैंड को अगर आप समझें तो ये ईरान की इकोनॉमी का दिल है। उनका लगभग सारा बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट उसी एक छोटे से आइलैंड से होता है। तो अगर अमेरिका वहां अपनी आर्मी उतारकर कब्जा कर लेता है, तो फिर वो शैडो वॉर नहीं बची, वो सीधा एक सॉवरेन कंट्री के सबसे बड़े आर्थिक स्रोत पर कब्जा करना है। ये ग्राउंड इन्वेजन बेसिकली फुल स्केल वॉर का डिक्लेरेशन है। और शायद यही वजह है कि इन सोर्सेस के मुताबिक अमेरिका के जो अपने एलाई कंट्रीज हैं, जैसे नेटो मेंबर्स, वो इस सिचुएशन को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में और कंफ्यूज लग रहे हैं। बिल्कुल टेंशन में है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब वो अलायंस में हैं, अमेरिका के दोस्त हैं, तो वो इतने डरे हुए क्यों हैं इस स्ट्रैटेजी से? क्योंकि उनको अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस यानी अनचाहे परिणामों का डर है। उन्हें अमेरिका की ताकत पर डाउट नहीं है, उन्हें इस बात का डर है कि जब आप किसी देश को इस तरह कोने में धकेल देते हैं तो उसका पलटवार कितना भयानक हो सकता है। अच्छा, मतलब ईरान सीधे लड़ने के बजाय कुछ और करेगा? हाँ, ईरान की असिमेट्रिक वॉरफेयर की क्षमता बहुत जबरदस्त है। यूरोपियन देशों को डर है कि ईरान जवाब में यूरोप के पावर ग्रिड्स पर मैसिव साइबर अटैक कर सकता है, या फिर इजराइल पर मिसाइलों की बारिश। वही। और अगर ऐसा कुछ होता है तो नेटो के आर्टिकल 5 के प्रेशर में आकर इन यूरोपियन देशों को भी उस लड़ाई में उतरना पड़ेगा जो उन्होंने खुद शुरू भी नहीं की। वो लोग डिप्लोमैटिक प्रेशर तो चाहते हैं, पर अपने ही आंगन में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं जहां चिंगारी किसी के भी हाथ से लग सकती है, और उसका धमाका पूरी दुनिया में हर किसी को सुनाई देगा। बिल्कुल। तो आज जो हमने इन सारी रिपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का पोस्टमार्टम किया है, उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? यही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ये जो 48 घंटे का अल्टीमेटम है, ये अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का आपस का डिप्लोमैटिक झगड़ा नहीं रहा। हाँ, ये उस दायरे से बहुत आगे निकल चुका है। पड़ोसी देशों के अस्पतालों की बिजली, ग्लोबल इकोनॉमी और पूरे मिडिल ईस्ट की शांति के लिए एक सीधा खतरा बन चुका है। हमने देखा कि कैसे समुद्र में पानी थोड़ा सा गंदा होने से डिसैलिनेशन प्लांट्स बंद हो सकते हैं, और कैसे बस एक धमकी की वजह से इंश्योरेंस मार्केट पैनिक में आ सकता है।
और यही सारी चीजें दिखाती हैं कि हमारी दुनिया आज एक दूसरे पर कितनी ज्यादा निर्भर है। इंटरकनेक्टेड है। मतलब हजारों किलोमीटर दूर एक खाड़ी में टेंशन होती है और हमारे अपने शहरों में पेट्रोल महंगा हो जाता है और इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाने लगती है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा को मैं उस फाइनल थॉट पर लाकर रोकना चाहूंगा जो शायद इन सभी टेक्निकल डिटेल से भी बड़ा मुद्दा है, और ये एक ऐसी बात है जिस पर सभी को सच में विचार करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आज की इस मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में पीने का पानी, घरों की बिजली और आम लोगों को जिंदा रखने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ही सीधे तौर पर सबसे बड़ा हथियार या ब्लैकमेल का जरिया बन चुका है, तो आने वाले कल में सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? क्या सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर्स और आर्मी की रह जाएगी? ये सच में सोचने वाली बात है। या फिर दुनिया भर के हर आम इंसान को अब ये मानकर चलना चाहिए कि चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट जोन से हजारों मील दूर क्यों ना बैठा हो, वो किसी भी वक्त इन आपस की लड़ाइयों में एक मोहरा बन सकता है। एक ऐसा मोहरा जिसकी बिजली और पानी का स्विच किसी और देश के नेताओं के हाथ में है। इस सवाल पर ध्यान जरूर दीजिएगा।